हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अपना जो है संख्या पद्धति नाम का चैप्टर चल रहा है, ठीक है, जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। और इस नंबर सिस्टम में आज ये आपका छठा लेक्चर है। अगर आपने पिछले 5 लेक्चर न देखे हो तो उसको जो है आप जा करके ओशन एकेडमी प्रयागराज, जो कि अपना चैनल है, उसमें आप जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपी लेखपाल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको 5 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, या इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा उसमें आपको दिया होगा वीडियो का लिंक, और वहाँ पे आप क्लिक करके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल, ओके। चलिए, तो फैक्टर के बारे में डिस्कस करने के बाद जो है हम लोग नंबर का सम देखते हैं कि नंबर का सम हम कैसे करते हैं, अभाज्य संख्याएं या सम संख्याओं का योग कैसे होता है, ठीक है, हम ये सब देखेंगे, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? आपने प्राइम नंबर पढ़ा, जो ऐसा मल्टीप्लिकेशन या ऐसा नंबर जो प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना हो, वो क्या कहलाता है? आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसा मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दे दिया, मैंने आपको कोई नंबर दिया, कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया 210, क्या दे दिया? 210। इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो आप इसका फैक्टराइजेशन करिए यहाँ से गुणनखंड। ये किससे कटेगा? देखिए 0 है तो ये इवन नंबर है, 2 से तो कटेगा ही कटेगा। 2 1 जा 2, बिल्कुल, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, बिल्कुल। अभी ये 3 से जा सकता है, 5 1 6, हाँ ये 3 से भी कटेगा, 3 3 9, 3 5 6 15, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 7। तो ये सारी संख्याएं जिससे आपने कैंसिल आउट किया, सभी क्या है? अभाज्य हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि आपने अभाज्य संख्याओं से ही इसको क्या किया? डिवाइड किया है। तो अभाज्य संख्याएं ये हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो जो 210 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 3 5 गुणा 7। और आपसे पूछा गया कि बताइए कि 210 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो देख लीजिए कितने हैं। 1 2 एक बार आया है, 1 ये हो गया, 3 भी एक बार आया है, 5 भी एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है, सभी एक एक बार आए हैं, ठीक है। सभी कितनी बार आए हैं? एक एक बार आए हैं। तो यहाँ पर जो अब आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितने हो गए? 4। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितना आप बताएंगे? 4, बिल्कुल। तो यहाँ से आप अगर आपसे पूछ लिया जाए अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4, क्योंकि सभी जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो एक एक बार आई हैं, और कितनी बार आई हैं? 4 बार आई हैं। इसीलिए यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी? अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, बिल्कुल। समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर आपसे एक सवाल और आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि 132, क्या 132 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप बताइए। तो 132 में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, किस तरीके से करेंगे, फिर इसी तरीके से आपको करना है कि 132 ले लेना है, इसको ये 2 से होगा, 2 6 12, 2 6 12, फिर 233 टाइम्स, 3 11 टाइम्स, 11 1 जा। इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? यहाँ पर देख लीजिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया है, 3 की घात 1, जो जितनी बार आया हो। फिर 11 कितनी बार आया? 1 बार आया है, तो 11 घात 1, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे ना, इसके कितने
अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ देखिए 2 ये है, 1 ये है, 1 ये है, 2 1 3 1 4। तो यहाँ पर भी कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 4। बिल्कुल। तो यहाँ पूछा गया कि इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बिल्कुल। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। घाते हैं, यहाँ पावर है, जितनी बार आया होगा उतना आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है? चलिए अगला ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना से आप लोग सीख गए किस तरीके से निकलता है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम यहाँ से ज्ञात करेंगे क्या? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अब हम क्या निकालेंगे? फैक्टराइजेशन, नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करेंगे। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। क्या? नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कोई संख्या दे दिया गया। कितना दिया गया? यहाँ पे दे दिया गया आपको, यहाँ से 120 दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे? ओके, आपसे पूछा गया गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो किस तरीके से आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे? ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 120 है यहाँ पर, तो आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो 120 का सिंपल तरीके से, जैसा आप लघुत्तम जैसा आपने फैक्टराइजेशन अभी किया उसी तरीके से आप फैक्टराइजेशन करेंगे। 260 टाइम्स, 230 टाइम्स, 215 टाइम्स, 35 टाइम्स, 51 टाइम्स। कितने 2 हैं? 1 2 3। कितने हैं? कितनी बार है? 3 बार है। 3 अकेला है 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार ना। तो यहाँ पर 3 1 बार है, 3 को 1 जोड़ देंगे इसमें ना। 3 क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे इसमें। 3 आप जब इसमें 1 प्लस करेंगे, फिर से देख लीजिए, गुणनखंड आपने निकाला, यहाँ काउंट कर लिया। अब जब अगर आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होता तो आप इन्हीं को आपस में जोड़ देते। 3 1 4 1 5, आपको अभाज्य गुणनखंड 5 मिल जाते। बिल्कुल। अब आपको अगर यहाँ से गुणनखंड केवल पूछा जाए, गुणनखंड आप ज्ञात कीजिए, फैक्टर्स इसके ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो 3 लिखा है ना, जितने भी आपको ये जितने भी पावर दी हुई हैं, सब में क्या करिए? 1 ऐड कर दीजिए। कर दिया। इधर भी आप 1 ऐड करेंगे, 1 + 1। यहाँ भी 1 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ से आपके जो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो आपके 16 कितने 16 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। किसके? 120 के। 120 के कितने फैक्टर्स होंगे? 16 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे। बिल्कुल, आप काउंट कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको काउंट करना सिखा देता हूं, किस तरीके से काउंट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लिया क्या? मैंने यहाँ लिया 15 और आपसे पूछ लिया इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स का पता करिए। चलिए देख लेते हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 to the power 1। 3 अकेला है तो उसकी घात 1, 5 अकेला है तो उसकी भी घात 1। आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? घात में 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देंगे। क्यों? यही तो कर रहे हैं। तो क्या होगा? 1 1 2 इंटू 1 1 2, 2 2 जा 4। कितने फैक्टर्स हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स? 4। देखिए, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? केवल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे? कैसे होंगे 4? चलिए चेक कर लेते हैं। 5 का फैक्टर्स क्या होगा? 1 से भी तो 5, 1 से भी तो 15 कटेगा ना। 15 का 115 टाइम्स 15, 1 हो गया। 3 से भी कटेगा, 3 5 जा 15,
3 हो जाएगा, 5 से भी कटेगा, 5 3 जा 15, 5 हो जाएगा, 15 खुद का भी तो रहेगा, 15 1 जा 15, तो यहाँ पर 15 भी हो जाएगा। काउंट करिए, देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4। तो अगर आपसे कोई पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए, ये थे नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करना। बिल्कुल, गुणनखंड आपने समझ लिया क्या? किसी भी टर्म को ब्रेक करके फैक्टर्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे मल्टीपल। मल्टीपल या हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्या? गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीपल या हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। अब ये आई बात, मल्टीपल क्या होता है? क्या मल्टीपल? जैसे बोला गया 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल का मतलब ये, एक बार आपने 3 का मल्टीपल आपको बोला तो 3 में एक बार 1 का गुणा करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई करिए, 4 का मल्टीप्लाई करिए, अप टू सो ऑन। इसी को बोलते हैं 3 का मल्टीपल। 3 में बार बार 1 का करिए, 2 का करिए, 3 का करिए, 4 का करिए, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाइए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो नंबर मिलेगा वही आपका 3 का मल्टीपल हो जाएगा। 3 का मल्टीपल आपका 3 हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे अप टू सो ऑन। 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 3 6 9 12, ये सब आपके क्या है? 3 के मल्टीपल। ऐसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया 5 का मल्टीपल या 5 का गुणज बताइए, तो आप 5 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 4 का करेंगे, अप टू सो ऑन। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, अप टू सो ऑन। तो 5 का जो मल्टीपल होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 5 10 15 एंड 5 10 15 20 अप टू सो ऑन। ये सब आपके क्या होंगे? 5 के मल्टीपल। तो मल्टीपल और फैक्टर में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। यहाँ से आपने सीख लिया ना कि मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, अभी हम लोग यहाँ क्या सीखेंगे? जीरो काउंट करना, नंबर ऑफ जीरो। क्या? नंबर ऑफ जीरो काउंट करना, कि नंबर ऑफ जीरो किस तरीके से काउंट किया जाता है। बिल्कुल, नंबर ऑफ जीरो। ओके, कोई भी आपको मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और उसमें पूछ लिया गया नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, तो कैसे काउंट करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ जीरो, जीरोज की बात नहीं कर रहा हूँ, जीरो की बात कर रहा हूँ। शून्य मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या? शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हिंदी वाले लिख ले भैया, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अब यहाँ बात आती है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। देखिए, जो शून्यों की संख्या वो होती है, वो हमेशा कौन डिसाइड करता है? शून्यों की संख्या कौन डिसाइड करता है? 5 और 2 मिलकर डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा? 5 और 2 मिलकर के शून्यों की संख्या डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये गुणनखंड दिया गया है, बताइए उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले आप पता करिए शून्यों की संख्या का मतलब, जो शून्यों की संख्या का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया गया है 4 3 2 0 0, जो किनारे वाले शून्य होंगे, साइड में, हम केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। अगर बीच में कहीं शून्य दिया गया है, मैं उस शून्य की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो किनारे शून्य दिया गया है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो किनारे वाले शून्य की बात कर रहा है, बीच में जो शून्य दिया है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी वहम हो तो आप उसको निकाल करके फेंक दीजिए। किसकी बात कर रहा है? केवल किनारे वाले शून्य की बात कर रहा है। बिल्कुल, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए शून्यों की संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो आपका फैक्टराइजेशन दिया हुआ है, जो आपका मल्टीपल दिया हुआ है, उसमें क्या 2 और 5 इन्वॉल्व है, 2 और 5 हैं। अगर 2 और 5 हैं तभी उसमें शून्यों की संख्या होगी। अगर 2 और 5 नहीं है तो उसमें शून्यों की संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ओके। तो अब देखिए, आप बात तो आ गई 2 और 5 की, हमने बता दिया कि 2 और 5 होंगे तभी आप शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है कितने होंगे। देखिए, जो उसमें सबसे कम होगा, सबसे कम अगर 2 होगा तो 2 वाली संख्या ले लेंगे, कितने 2 हैं उतने शून्य होंगे। अगर सबसे कम 5 है तो 5 वाली संख्या ले लेंगे कि 5 कितना कम है, कितने 5 हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से 2 और 5 से आप डिसाइड कर लेंगे कि कितने हैं आपके शून्य। बिल्कुल, आपको समझ में आ रहा है चीजें, ओके। तो
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई फैक्टराइजेशन दे दिया, मैंने आपको दिया क्या, मैंने आपको यहाँ पर दिया कि 215, 312, ठीक है, 215, 312, 105। आपको इसमें से शून्यों की संख्या पता करना है, क्या कि कितने शून्य होंगे। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितने शून्य इसमें निकल करके आएंगे, ये आपको पता करना है कि कितने शून्य होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 215 का फैक्टराइजेशन कर देंगे। 215 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरीके से होगा, ठीक है। 215 ना लेकर के यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, केवल 15 ले लेता हूँ, थोड़ा छोटा छोटा करते हैं, बिल्कुल ओके। आपसे यहाँ पूछ लिया गया शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो चलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। बिल्कुल 15 का क्या होगा, 15 को आप 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 4। 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। कितने, यहाँ पर कहीं 2 है, नहीं दिख रहा है, तो 4 है, 4 से तो आप 2 बना सकते हैं। 4 को आप लिख दीजिए क्या, 4 को आप लिख दीजिए 2 गुणा 2, बिल्कुल 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए 3 कितने हैं, 1 2, 3 की घात 2। 5 कितने हैं, 1 2 3, 5 की घात 3। 2 कितने हैं, 1 2, 2 की घात 2। मैंने आपको बताया जो 5 और 2 होगा वही केवल शून्यों की संख्या को डिसाइड करेगा। तो 3 का तो कोई लेना देना है नहीं, तो 3 को नहीं काउंट करते हैं, केवल किसको काउंट करेंगे, 5 और 2 को। 5 और 2 है, हाँ है। चलिए अब दूसरा टर्म आपको ये बताया कि जिसकी संख्या कम होगी समझिए उतने शून्य होंगे। किसकी संख्या कम है, 2 की संख्या कम है, जो सबसे कम है 2 2 ही बार आया हुआ है, 5 3 बार आया हुआ है। जो कम बार आया हुआ है वही क्या होगा, उतने आपके शून्य होंगे। तो 2 कितनी बार आया हुआ है, 2 आया हुआ है, तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या होगी, क्या शून्यों की संख्या जो सबसे कम बार आया है, तो यहाँ पर जो शून्यों की संख्या निकल करके आएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बिल्कुल समझ में आई बात, ये तो था, इस तरीके से काउंट हो गया। अब आपको क्या करना है कि क्या ये सच में शून्यों की संख्या 2 है, चलिए काउंट कर लेते हैं। बिल्कुल 25 में जब आप 12 से गुणा करेंगे, 25 में जब आप 12 से गुणा करेंगे 300 आएगा, 15 गुणा 300, ठीक है। तो फिर से गुणा करिए, 15 का 300 में 15 0 0, 15 0 0, 15 3 45। देखिए 2 शून्य आया कि नहीं, आपने यहाँ से भी काउंट कर लिया। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था इसलिए आपको ये किया आपने, तब आपको 2 पता चला। ऐसे जब बड़े बड़े एग्जाम्पल होंगे तो वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके थोड़ी ना चेक करेंगे, वहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके नहीं चेक करेंगे, वहाँ पर आप जो है ऐसे शून्यों की संख्या यहीं से आप पता करके आपको यहीं से आपको पता चल जाएगा इस तरीके से। जैसे फैक्टराइजेशन में आपको और देता हूँ, तो आप यहाँ से देखिए शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, क्या यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपने यहाँ देखा कि सर ने बताया था 2 और 5 का इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, चलिए है 2 और 5 का इन्वॉल्व। फिर दूसरा टर्म आपको बताया था कि जो सबसे कम होगा वही शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर 5 कम है कि 2, 2 कम है तो 2, 2 की घात कितनी है 5, तो 5 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य, 5 नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया 4 को तो आपने देखा ही नहीं, 4 में भी तो 2 2 है ना, 4 में भी तो 2 है कि नहीं है, तो है 2, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 लिख सकते हो कि नहीं। तो यहाँ पर 5 की घात 14, 3 की घात 8, 4 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 2 की घात 12 है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 की घात यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 2 गुणा 2 की घात 12, क्योंकि 4 को मैंने 2 गुणा 2 लिख दिया, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए 2 की घात 5, 5 की घात 14, 3 की घात 8, ठीक। अब 2 की घात 12, 2 की घात 12, बिल्कुल 2 की घात 12। अब यहाँ ध्यान दीजिए कितने 2 हैं, 12 इधर है, 12 इधर है, 5 इधर है, 12 12 24 5 27, 27 तो 2 हैं, और 5 कितने हैं,
14। तो मैंने आपको बताया जो कम होगा वही शून्य डिसाइड करेगा। 5 वाला टर्म कम है ना, 14 है, तो शून्य कितने हो जाएंगे, शून्य कितने हो जाएंगे यहाँ से 4, क्योंकि 5 वाला ही तो कम है। तो यहाँ से जो शून्यों की संख्या निकल करके आएगी आप कितनी आ जाएगी 5, कितनी 14, कितनी 14, घात 14 है ना, तो शून्यों की संख्या कितनी निकल करके आएगी 14 आ जाएगी। 14 आपके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ओके चलिए, तो आपने यहाँ से शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीख लिया कि कैसे शून्यों की संख्या हम निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फैक्टोरियल के बारे में, बताऊंगा कि फैक्टोरियल क्या होता है और फैक्टोरियल में शून्य कितने होते हैं उनका पता हम करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से फैक्टोरियल पर ध्यान दे देते हैं। ठीक, फैक्टोरियल क्या होता है ये भी तो ध्यान देना है। बिल्कुल, चलिए फैक्टोरियल जैसा कि आपको नाम से ही पता है गुणनखंड से रिलेटेड है, क्योंकि यार क्या लिखा हुआ है इसमें फैक्टोरियल, फैक्टर है ना फैक्टोरियल, तो क्या है इसमें भी आपका गुणनखंड से रिलेटेड ही है फैक्टोरियल। जैसे आपको दे दिया 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का चिन्ह ऐसा भी होता है, एक लाइन खींच करके नीचे एक थोड़ा सा गोला बना दिया जाता है, या आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा होता है फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे भी लिखा होता है फैक्टोरियल। तो आप कोई भी मान सकते हैं, मैं इस तरीके से शो करूंगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल की बात जहां आएगी, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिसका फैक्टोरियल दिया हुआ है उसको जो है आप गुणा करते जाइए छोटे क्रम में करते हुए एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 5 का फैक्टोरियल ये होता है। ठीक है, अगर कहीं आपको दिया है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका मतलब ये क्या है 1 2 3 आपको दिख रहा है क्रम से गुणा होता हुआ, तो आपका जो बड़ा वाला है वही आपका फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से यहाँ पर भी जब आप देखेंगे यहाँ 4 3 2 1 है कि नहीं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 गुणा 4 है तो 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी फैक्टोरियल कैसे डिसाइड होता है। बिल्कुल, ये था आपका फैक्टोरियल जो कि आपको दिया हुआ है, और फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। ठीक, अगर आपसे किसी ने पूछा कि फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य होते हैं, तो आइए काउंट करते हैं फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य होंगे। बिल्कुल, ओके चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, यहीं पर ही ले लेता हूँ कि यहाँ पर फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य होंगे। ठीक है, यही फैक्टोरियल 5 दिया हुआ है, यहाँ पर शून्य काउंट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ 5 की घात 1 है, 4 को 2 गुणा 2 लिख सकता हूँ, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मैंने आपको बताया है यहाँ 2 की घात 1 ना, मैंने आपको बताया है जो भी शून्य डिसाइड होंगे वो 5 और 2 को ही लेकर के डिसाइड होंगे। और जब 5 और 2 आपको मिल रहा है तो उसमें देखेंगे किसकी संख्या कम है, वही आपका शून्य पता कराएगा। तो यहाँ पे 5 और 2 तो हमें मिल गया है, लेकिन किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, क्योंकि 2 तो 3 बार आया है ना, एक इधर आया और इधर आया है, 3 बार आया है, 2 3 बार आया है, तो उसका नहीं लिया जाएगा, जो सबसे कम लिया होगा उसी को तो लिया जाएगा। यहाँ पर 5 अकेला आया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके कितने शून्य होंगे, यहाँ पर 1 शून्य होगा। कितने, जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 1। कितने शून्य होंगे यहाँ पर 1 शून्य, क्योंकि 1 ही तो 5 है। ओके, तो यहाँ से पता चला। और अगर आपको डायरेक्ट करना हुआ कि कितना आएगा, तो यहाँ पर ध्यान दे दीजिए कितना आएगा, ये जो आपको 5 दिया गया है ना, उसी में आप 5 से भाग दे दीजिए। किससे भाग देंगे आप, 5 से भाग दे दीजिए। 5 से आपने भाग दिया, 5 इक्के 5, और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि शेषफल यहाँ पर न, जब तक कि यहाँ पर क्या हो, संख्या 5 जो भागफल आए वो हमेशा 5 से कम ना हो जाए। जब तक ये संख्या 5 से कम नहीं होती है तब तक आप भाग देते रहेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ कितना आया, 1 आया, तो इसका मतलब हो गया 1 शून्य होंगे। कितने शून्य, 1 शून्य होंगे। क्लियर, ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अब थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। ठीक, आपसे बोला गया कि फैक्टोरियल 60 में कितने शून्य होंगे, तो आइए ध्यान देते हैं। फिर आपको गुणा नहीं करना है, आपको इसी तरीके से भाग दे देना है, 5 से भाग दे देंगे। 5 बरहम में 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 आया, अब इसी 12 में फिर 5 से भाग देंगे जो भागफल आया, 5 दूना 10, 2 हो गया ना।
अब यहाँ 0 बचे या ना बचे, अब तो कम आ गया ना, 2 आ गया, यहाँ तो 2 शेषफल से नहीं मतलब है, यहाँ ये तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये 5 से कम ना हो जाए। 5 से कम हो गया, 2 आ गया, अगर 5 से बड़ा होता जैसे 6 होता फिर भाग देता, यहाँ पर 2 आया है तो अब भाग नहीं देंगे। अब जब डिवाइड अब नहीं करेंगे तो अब क्या करना है, ये पहला वाला भागफल दूसरा वाला भागफल दोनों को जोड़ देंगे, 12 धन 2 बराबर 14। कुल कितने शून्य हो जाएंगे, 14 शून्य हो जाएंगे। कितने शून्य हो जाएंगे, 14 शून्य हो जाएंगे, बिल्कुल। तो फैक्टोरियल 60 में कितने शून्य होने वाले हैं, 14 शून्य होने वाले हैं, 14 नंबर ऑफ 0 होंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे यहाँ पर मैं पकड़ता हूँ किसको, 315 है, आपसे पूछा गया इसके बताइए कितने शून्य होंगे। तो सिंपल सा फिर आपको यही करना है, 315 में आपको 5 से भाग दे देना है, 5 6 30, 1 15, 5 3 15, ठीक है। आपको तब तक देना है जब तक यहाँ पर क्या हो, 5 से कम संख्या ना आ जाए। 63 है, ये भी 5 से ज़्यादा है, तो फिर भाग दीजिए 63 में आप 5 से, आप फिर से भाग देंगे तो 5 बरहम में 60 हो जाएगा, 3 अभी भी देखिए ज़्यादा है, फिर से आप भाग देंगे 12 में, 5 दूना 10, अभी कम आ गया ना, ये 2 तो कम हो गया, अब भाग नहीं देंगे। तो आपको जितने भागफल मिले हुए हैं सबको आपस में जोड़ देंगे, 63 ये, 12 ये और 2 ये, सबको जोड़ेंगे, 3 2 5 2 7 और 6 1 7, कुल कितने शून्य होंगे, 77 शून्य होंगे, बिल्कुल। तो इस गुणनखंड में कुल 77 शून्य होने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और क्लियर तरीके से आ रही होंगी। ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करिए, बिल्कुल। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे मैथ से रिलेटेड, ठीक है। और आपका एक एक चीज़ मैं पढ़ाता जाऊँगा, कोई भी चीज़ आपका छूटने नहीं वाला है यूपी लेखपाल से रिलेटेड। ओके, चलिए, ये तो था, आपने शून्यों की संख्या यहाँ से आपने ज्ञात करना सीख लिया और गुणनखंड भी आपने ज्ञात करना सीख लिया। अब आप आगे ज्ञात करना सीखेंगे तो अभाज्य सम संख्या, विषम संख्या या क्रमागत संख्या, इनका योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं, बिल्कुल। चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया 3 क्रमागत संख्या, क्या 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या की बात किया, तो आपसे जब 3 क्रमागत संख्या बोल दिया तो आपको 3 क्रमागत संख्या क्या एज्यूम करना है। पहले मान लिया मैंने कि एक संख्या क्या है, उसमें से x है, क्या 3 क्रमागत संख्या है, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। क्रमागत संख्या का मतलब कि ये होता है क्रम से आने वाली संख्या। कौन सी संख्या, क्रम से आने वाली संख्या। 3 क्रमागत संख्या बोला तो एक एक का अंतर, अगर उसमें कुछ बोला नहीं है सम संख्या या विषम संख्या, अगर आपसे केवल बोला 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ऐसा कुछ बोल दिया, तो वहां पर हमेशा क्या मानेंगे आप, एक एक का दोनों में क्या, तीनों में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, बिल्कुल। अब जब 3 क्रमागत संख्या की बात करेगा तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये संख्या जो होगी ये इससे एक ज्यादा होगी और ये वाली इससे एक ज्यादा होगी, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है। जैसे 4 5 6 ये आपकी क्रमागत संख्या है, क्या है, क्रमागत संख्या है, बिल्कुल। अब देखिए 5 इससे एक ज्यादा है और 6 इससे एक ज्यादा है कि नहीं है, सब एक एक ज्यादा है एक दूसरे से, बिल्कुल। तो वैसे ये सब क्या है, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या आपको समझ में आया कि बगल वाली जो आगे वाली संख्या होगी वो एक ज्यादा होगी और पीछे वाली संख्या क्या होगी, एक कम होगी, बिल्कुल। आगे वाली संख्या एक ज्यादा और पीछे वाली संख्या एक कम होगी। तो ये आपकी यहाँ से क्या है, क्रमागत संख्या, क्या है, ये क्रमागत संख्या है। 3 क्रमागत संख्या अगर आपसे बोला जाए, 3 क्रमागत संख्या आप कैसे मानेंगे, एक को x मान लीजिए, फिर एक को x + 1 मान लीजिए, मतलब एक ज्यादा। अब इसी से भी एक ज्यादा, जब इसमें एक जोड़ेंगे, एक कितना हो जाएगा, 2, अगला हो जाएगा x + 2। तो पहली संख्या x,
दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी ऐसे x+3, पांचवी क्या हो जाएगी x+4। बिल्कुल, तो आपकी क्रमागत संख्या जो होगी इसी प्रकार से क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्लियर है, समझ में बातें आ रही हैं। ये तो थी क्रमागत संख्या। क्या, क्रमागत संख्या। इस तरीके से आप निकालते जाएंगे। बिल्कुल, अब आपसे पूछा जाए विषम क्रमागत संख्या। विषम क्रमागत संख्या, विषम क्रमागत या समक्रमागत। कंटिन्यूअस नंबर जिसको हम बोलते हैं, जो नंबर कंटिन्यू आते जाए, विषम क्रमागत या सम क्रमागत। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सम संख्याएं होती हैं और विषम संख्याएं होती हैं उनके बीच का अंतर कितना होता है, 2 का होता है। जैसे मान लीजिए जो सम संख्या क्रमागत आती है, 1 आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, यही तो है विषम क्रमागत संख्या। विषम है, इसमें देखिए सब में 2-2 का अंतर है। 3 में 1 घटाएंगे 2, 5 में 3 घटाएंगे 2, 7 में 5 घटाएंगे 2, तो सब में कितने कितने का अंतर है, 2 का अंतर था, 2 का अंतर है। और क्रमागत में कितने का अंतर था, 1-1 का अंतर था। तो 1-1 के अंतर में हमने 1-1 बढ़ाया था। अब जब 2-2 का अंतर आएगा तो वहां कितना बढ़ाएंगे, 2-2 का बढ़ाएंगे। ठीक है, यही हाल जो आपका इसमें है, विषम में है, वही हाल किसमें रहने वाला है, सम में भी रहने वाला है। देखिए सम क्रमागत ऐसे होती हैं, इसमें भी देखिए 2-2 का अंतर है। 4 में 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 आएगा, 8 में 6 घटाएंगे 2 आएगा। बिल्कुल, तो सम क्रमागत हो या विषम क्रमागत हो, उसमें हमेशा कितने का अंतर रहने वाला है, 2-2 का अंतर ही रहने वाला है। बिल्कुल, संख्याओं के बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पढ़ा दिया था, आपको वहां से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पहला लेक्चर न देखा हो तो आप वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल, ओके। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो अब आप यहाँ से क्या मानेंगे, यहाँ पर विषम हो या सम हो, अगर आपने पहला x मान लिया, दूसरा क्या मानेंगे x+2, तीसरा क्या मानेंगे x+4, चौथा क्या मानेंगे x+6, इसी तरीके से आप मानते जाएंगे। बिल्कुल, 2-2 करके बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ से 2 बढ़ा, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ गया, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ गया। इस तरीके से क्या होगा, 2-2 संख्याएं क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। चाहे सम हो या विषम हो, आप हमेशा क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। आपसे यहाँ पर पूछा है कि, आपसे यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान दीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। क्या, 5 क्रमागत, सवाल आपको दिया गया है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल, क्या बोला है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, पहले आप 5 क्रमागत संख्या लिख लीजिए। मैंने एक x माना, दूसरी x+2 हो जाएगी। सम संख्या बोल रहा है 2-2 का अंतर, तीसरी x+4, चौथी x+6, पांचवी x+8, यही ना है। अब बोला है इनका योग, मतलब इनको आपने आपस में जोड़ दिया, आपस में जोड़ा इनको, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। आ रहा ही नहीं आ रहा है। कितने x हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 x आपने यहाँ लिखा। ओके, और कितने, अब नंबर जोड़ लेते हैं, 4 2 6 6 12 12 8 20, 20 हो गया बराबर 80। अब आपको क्या करना है, 5x, 20 उधर जाएगा, तो 5x बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा 60, x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से कितना, 60/5, कितना आ गया, 12। आपको छोटी वाली संख्या मिल गई, जो पहली थी x का मान तो मिला आपको, छोटी वाली मिल गई। आपसे सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी कौन है, x+8 है। इसी 12 में आप 8 जोड़ देंगे, तो 12 में जब आपने 8 जोड़ा तो 12 8 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। बिल्कुल, आपको यहाँ से संख्या मिल गई, बड़ी वाली संख्या। चुटकियों में सवाल हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना।
तो ये था तरीका करने का। बिल्कुल यहाँ से ऐसा हो गया। अगर ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक, आपसे 5 क्रमागत संख्या बोला है तो मैं बीच वाली मान लेता हूँ। 5 बोला है तो 5 एक संख्या, ये 2 3 4 5 मैं बीच वाली मान लेता हूँ। बीच वाली को मैंने x मान लिया, यही ना है। तो आगे वाली इससे 2 ज़्यादा होगी, इसके आगे वाली फिर 2 ज़्यादा होगी, इसके ठीक पहले वाली 2 कम होगी, इसके ठीक पहले वाली इससे भी 2 कम होगी। यही तो होती है, 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा, इधर से 2 2 कम होती जाएंगी, क्योंकि यही तो डिवाइडर है। देखिए इससे 2 ज़्यादा ये है, इससे 2 ज़्यादा ये है, ऐसे जोड़ते जाएंगे, यही मिला। आपको बोला इन सब का जो योग है कितना है, 80 है। चलिए देख लेते हैं 80 आ रहा है क्या, जोड़ देते हैं। बिल्कुल ओके, देखिए -4, ये 4 होगा, -4 से +4 गया, -2 से +2 गया, गया कि नहीं गया। कितने x हैं, 1 2 3 4 5, और कोई नंबर बचा है क्या, नहीं बचा है। तो 5x बराबर 80, x बराबर 80/5, काटेंगे आप, कितना आ जाएगा 16। तो आपको x का मान मिल गया है 16, मतलब बीच वाली संख्या आपको मिल गई है 16। आपको बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी। बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर x + 14 है, तो 16 में आप 14 जोड़ देंगे। x + 4 है तो 16 में आप क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 20। देखिए इस तरीके से भी 20 आ गया। ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है। तो पहले आप क्या करेंगे, बीच में कोई संख्या मान लीजिए, फिर उसी के दाएं बाएं आप घटा बढ़ा दीजिए। बिल्कुल, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक सवाल और ले लेते हैं। बिल्कुल, चलिए तो लिखिए 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। चलिए देख लेते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 145 है, यहाँ विषम लिखता हूँ, 145 है। तो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, सिंपल तरीके से क्या करना है। देखिए 145 है ना, तो आपको क्या करना है, फिर एक बीच 5 संख्याएं हैं, एक बीच में x मान लीजिए, इसमें से अगला वाला 2 बढ़ जाएगा, फिर अगला वाला 2 और बढ़ जाएगा, 4 हो गया। यहाँ से ये 2 कम हो जाएगा, अगला वाला फिर 2 कम हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। फिर सबको योग बोला है ना, योग 145 है, तो सबको आपस में जोड़ दीजिए। आपने जोड़ दिया सबको आपस में। आपने जब सबको आपस में जोड़ा, देखिए क्या होता है, -4 से +4 गया, -2 से +2 गया, कितने x आ गए, 1 2 3 4 5 x आ गए। 5x बराबर 145, x बराबर कितना आ जाएगा, 145/5, 5 दूना 10, 5 9 45, x बराबर आ गया 29। क्लियर है, ओके। अब इसमें आपसे पूछा है सबसे बड़ी क्या है, x + 4 है, जो मैंने भी देखी 4 को कैंसिल आउट किया, x + 4 ही तो था। तब आप क्या करेंगे, आपको x मिल गया है 29, इसी में तो आप 4 जोड़ देंगे। क्यों, इसमें आप 4 जोड़ेंगे, जैसे ही आपने 4 जोड़ा, कितना आ गया 33। तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाने वाली है, 33 हो जाने वाली है। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। बिल्कुल, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ओके ठीक। अगर आपसे यही पूछता बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपने बीच वाले को ही तो माना था x, तो x का जो मान आया वही आपका बीच वाली संख्या हो गई। बिल्कुल, और बीच वाली संख्या का मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ। अगर आपसे बीच वाली संख्या पूछता है तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है। देखिए बीच वाली संख्या, बीच संख्या या मध्य की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए, मध्य की संख्या क्या होता है, मध्य की संख्या बराबर आपका होता है योग। जो भी आपको योग दिया होगा उसमें n मतलब नंबर ऑफ संख्या, योग में कुल संख्या से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आपका क्या आ जाएगा, बीच वाली संख्या निकल करके आ जाएगी। जैसे आपको मैं एक सवाल देता हूँ, यही को ले लेता हूँ, 145 की बीच वाली संख्या, यदि 5 संख्याओं का योग 145 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, तो 5 संख्याओं का योग
145 है तो योग 145। कुल संख्या कितनी है? 5, 5 ही तो बोला है, काट दिया आपने। 5 दूना 10, 5 9 45, बीच वाली संख्या 29, 29 ही तो आया था, तभी मैं आपको दिखा रहा था 29 ही आया था ना, पीछे आप देख लीजिएगा 29 ही आ रहा था। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बीच वाली संख्या कितनी होने वाली है, तो बीच वाली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। ओके, चलिए आपको क्रमागत संख्या पे नहीं कराया, चलिए क्रमागत संख्या पे कर लेते हैं। लिखिए 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है। कितना? 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया क्रमागत संख्या में कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। तो बीच वाली मान लेते हैं, उसमें फिर आगे वाले में 1 जोड़ देंगे और पीछे वाले में 1 घटा देंगे। बिल्कुल, का योग कितना है? 34 है। ठीक है, का योग 34 है। लिख लीजिए, बोल देता हूँ, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 34 है, तो बीच वाली संख्या, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटी आपको ज्ञात करना है। ओके, तो आप यहाँ से क्या करिए, 34 आपको मिल गया, 1 से 1 गया, x 3x आ गया बराबर 34। 34 क्या 24 बना लेते हैं, तभी कैंसिल आउट होगा। 24 3 अठे 24, x बराबर 8। आपको बीच वाली संख्या मिल गई, सबसे छोटी पूछ रहा है, यही तो सबसे छोटी है, 1 घटा देंगे तो सबसे छोटी x -1 है, तो 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। आपको अगर क्रमागत संख्या दिया हुआ है, आपको सबसे छोटी या बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो, तो आप यहाँ से इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आज आपको मैंने जो है गुणनखंड के बारे में पढ़ाया, शून्यों के बारे में पढ़ाया, संख्याओं के क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में पढ़ाया। बिल्कुल, ये चीज़ें मैंने आज आपको बता दी है। ठीक है, तो आपकी जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं, अभी अंकों पर आधारित प्रश्न बचे हुए हैं जो अंक से रिलेटेड हैं, कुछ जानवरों, कुछ अनुपात से रिलेटेड सवाल आते हैं, उनको मैं पढ़ाऊंगा, कल के लेक्चर में देखेंगे। और कौन सा सवाल आता है? कुछ जानवरों से रिलेटेड आते हैं सवाल कि इतने सिर हैं, इतने पैर हैं, तो बताइए कुल कितने जानवर हैं एक मैदान में ना, तो ये पता करना है। तो इन सब का रिलेटेड सवाल आई होप कल परसों के लेक्चर में डन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर कहता हूं कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया, लाइक और शेयर आपने ना किया हो, तो आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बिल्कुल, और अगर आप सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।